नमस्कार मित्रों। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कर दी है, लेकिन शिक्षा मित्रों की एक ऐसी मांग जिस पर लंबे समय से बहुत जोरदार चर्चा नहीं हुई, इस मंच को छोड़कर वो अदालत पहुंची है। ये कौन सी शिक्षा मित्र है? ये वो शिक्षा मित्र है जो 2017 के समायोजन रद्द होने के बाद प्रशिक्षित तो थे, लेकिन तकलीफ में थे। क्या कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि रिसेंटली इनका मामला एडमिट हुआ माइसलेसनेस एप्लीकेशन के जरिए, और अब उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पहली सुनवाई हो भी गई है। क्या है ये प्रकरण, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इसके मतलब क्या है और इससे कितनी आशा जगती है इन शिक्षा मित्रों की जो प्रशिक्षित हैं, यही समझने का प्रयास है इस वीडियो में। और क्या उनके इस प्रयास से किसी और वर्ग को कोई नुकसान भी हो सकता है, ये भी हम इस वीडियो के जरिए और इस बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं इस मंच पर कई बार शिक्षा मित्रों का पक्ष रख चुके पवन कुमार गोलिया जी। पवन कुमार जी, स्वागत है आपका। आशा है मेरी आवाज आप तक पवन जी पहुंच रही होगी। नमस्कार जी सर, आ रही है आवाज। मुझे लगता है कि आपकी आवाज भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और उन्होंने आपके मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। और इसके लिए आप, जो जानकारी मुझे मिली उसके हिसाब से आप दिल्ली में थे और आपने इस सुनवाई के लिए भरपूर पुरजोर प्रयास किया है। क्या हुआ है पहली सुनवाई में? पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताएं, और उस सुनवाई में आप मांग क्या रहे थे? सर, हम लोग 2017 25 जुलाई 2017 के बाद पहले हमको सर हमारा जो बैकअप है उसको समझना चाहिए। हम लोग 10 साल सेवा देने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने हमको असिस्टेंट टीचर बनाया, सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया। ये स्पष्ट है कि हम लोगों को स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीटीसी कराई गई भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेकर, एनसीटी द्वारा। और जो पूर्व की स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट ने हमको असिस्टेंट टीचर पर अपॉइंट कर दिया था, समायोजन कर दिया था। ये विवाद हाई कोर्ट से होता हुआ सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसका 25 जुलाई 2017 को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि जो शिक्षा मित्रों का जो असिस्टेंट टीचर बनाए गए हैं, वो जब उनकी शिक्षा मित्र के पद पर थे उस समय पर्याप्त योग्यता नहीं थी। पहला उनका था, जब हम लोग शिक्षा मित्र के पद पाए थे तो उस समय हमारी पर्याप्त योग्यता नहीं थी और ना ही हमारा कोई, मतलब हमको ये बताया गया कि इंटर पास भर्ती हुए। तो ठीक है, हम शिक्षा मित्र के पद पर भले ही इंटर पास पद भर्ती हुए थे और स्टेट गवर्नमेंट ने हमको प्रशिक्षित देकर, ट्रेनिंग देकर SCRT से वो हमको शिक्षक जो असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्ति देकर संविदा के आधार पर और हमको शिक्षण कार्य कराया गया। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई हम उस समय जो सहायक अध्यापक की योग्यता थी उस समय नहीं थी। लेकिन जैसे ही RT एक्ट आता है तो RT एक्ट का ये मानक है, तो RT एक्ट ने जो निर्धारित की कि भाई आप असिस्टेंट टीचर की योग्यता BTC और टेट होगा, टेट अनिवार्य हो गया। लेकिन उसमें आर्टिकल 23(2) था, उसमें जो पूर्व के शिक्षक थे उनको छूट दी गई। RT एक्ट 2009 में जो पूर्व के शिक्षक थे, आर्टिकल 23(2) उसमें छूट दी गई थी। तो सर स्टेट गवर्नमेंट ने उसी छूट का आधार बनाकर हमको असिस्टेंट टीचर बना दिया। लेकिन हम 25 जुलाई 2017 को वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बात कही कि भाई आप लोग जो है आइए, ये विज्ञापन से आइए, आप लोग विज्ञापन से आइए, और जो लोग टेट पास कर लिए हैं या जो टेट पास करेंगे उनको हम वेटेज देंगे, उम्र में छूट देंगे और वेटेज देंगे आपको बराबरी के लिए, जो सामान्य भर्ती थे उनकी बराबरी के। और 2 भर्तियां हुई 68,500। उसमें स्टेट की पॉलिसी हमारे अनुकूल नहीं रही। दूसरी बात 69,000 भर्ती आई, उसमें भी स्टेट की पॉलिसी हमारे बिल्कुल विपरीत रही। स्टेट ने जो चयन के मानदंड तय किए उसमें बार बार बदलाव किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हो गई कि 69,000 में जो नोटिफिकेशन था
भर्ती परीक्षा पास करने का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो भर्ती से पहले निर्धारित ही नहीं किया। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पैदा की गई। लेकिन ये विवाद फिर जैसे हम लोग 6 जनवरी को परीक्षा देकर आए, क्वालिफाइड है हम लोग, हमने टेट पास कर लिया। 6 जनवरी को हम लोग परीक्षा देकर आए 2019 को, और 2007 जनवरी को ये लेटर हमारा कि आफ्टर एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60-65 कर दिया गया। अब उससे हमारे जो है 40,000 लगभग साथी उस चयन प्रक्रिया थी उससे बाहर हो। ये बात हम स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ, स्टेट की नीति के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में आया। हाई कोर्ट का पक्ष ये था कि ये जो आफ्टर एग्जाम कट ऑफ बढ़ाई गई है, ये किसी के भारांक को रोकने के लिए, शिक्षा मित्रों के भारांक को रोकने के लिए, उनको सहायक अध्यापक से चयन से रोकने के लिए लगाई गई है, स्पष्ट हाई कोर्ट ने कहा। और हाई कोर्ट का डिसीजन ये आया कि जो अभ्यर्थी इससे पूर्व की भर्ती हुई है 68,500 की, जो उसमें निर्धारित था न्यूनतम पासिंग अंक, आप इसी भर्ती को भी 40-45 पर कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए पवन जी, टोक रहा हूं मैं आपको टोक रहा हूं मैं। ये जो हाईकोर्ट का निर्णय आया, इसने तो आप लोगों को बहुत उत्साह दिया होगा, इसने तो आप लोगों की बाँछें खिला दी होंगी जिसको कहते हैं, क्योंकि आप लोगों का पक्ष हाईकोर्ट में सही साबित हुआ था और सरकार का पक्ष हाईकोर्ट में गलत साबित हुआ था। तो मुझे आप ये बताएं पवन जी के उसके बाद जो प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, उनके भीतर क्या वातावरण था, वो क्या सोच रहे थे, और चूंकि उस वक्त जो वर्तमान सत्ताधीश है वही उस वक्त भी थे, उस वक्त उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? अपेक्षा जगी थी कि भाई चलो हमारी 25 जुलाई को नौकरी चली गई सहायक अध्यापक की, तो 2019 में हम लोग ने 17-19 तक हम लोग 18 तक टेट कर लिया, टेट क्वालिफाइड कर लिया, और उसके बाद हमको ये अपेक्षा जमी कि भाई अब हम लोग सहायक अध्यापक बन जाएंगे, क्योंकि हमको भारांक मिलना था 25 अंक का, और उम्र में छूट हमको मिली थी माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार। और माननीय स्टेट ने भी हमको निर्धारित कर दिया था कि प्रतिवर्ष 2.5 अंक आपके शिक्षण कार्य का, तो हमारे 25 अंक निर्धारित करे थे मैक्सिमम 10 वर्ष के, और वो हमको मिलना था। उसमें भी कंफ्यूजन की, तो हमको ये 100% हो गया कि भाई हम लोग 40,000 लोग लगभग असिस्टेंट टीचर बन गए जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया। 40,000 मतलब 37,000, 40,000 समथिंग हम लोग 40,000 लोग जो 2019 में ही सहायक अध्यापक बन गए। इसके बाद कोरोना पीरियड चल रहा था, लोग महामारी के बचाव में थे, और स्टेट उस हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सीधा जो है हाई कोर्ट डबल बेंच चली, और डबल बेंच का जो निर्णय आया वो स्टेट के पक्ष में आया। अच्छा, मतलब आफ्टर एग्जाम नहीं, सरकार ने कहा क्या डिवीजन बेंच के सामने, जिसको डिवीजन बेंच ने सही मान लिया? सरकार ने कुछ नहीं कहा, बाकायदा स्टे कर दिया, और सीधा सुप्रीम को उसने ये कहा कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कि भाई स्टेट को जो स्टेट करे वो सही, जो स्टेट करे वो सही। हाई कोर्ट की डबल बेंच हमारे हिसाब से स्टेट अच्छी है, इतना था मामला बस। ठीक है, फिर आप परीक्षा के बाद भी बढ़ा सकते हैं परीक्षा के। हाँ, मतलब वो कह रही कि स्टेट को ये पावर है कि वो कुछ भी करे, ऐसा समझ गया। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए, देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचे आप। हम फिर सर्वोच्च न्यायालय आए, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस हाई कोर्ट की डबल बेंच को स्टे कर दिया, और जो हम लोग 40-45 कट ऑफ पर ये नोटिफिकेशन मांगा स्टेट से कि भाई कितने अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए, 45,000 लगभग, और 40-45 कट ऑफ पर कितने लोग पास हो रहे हैं उनकी संख्या दो, और कितने लोग असिस्टेंट टीचर पर काम कर रहे हैं शिक्षा में। ये नोटिफिकेशन जो काउंटर एफिडेविट स्टेट से मांगा, और स्टेट ने ये काउंटर एफिडेविट दे दिया डॉक्यूमेंटल कि हमारे पास जो इस 69,000 भर्ती में 45,000 शिक्षा मित्र बैठे थे, और 37,339 लोग 40-45 कट ऑफ पर पास हैं, और 60-65 कट ऑफ के नीचे हैं। ये कट ऑफ दिया, तो जैसे ही वो स्टेट ने काउंटर जमा करा,
तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, हम्म डबल बेंच के आदेश को। और हमारे हम्म। लिए ये कहा कि भाई इनके पद छोड़कर शिक्षा मित्र के जो 40-45 कट ऑफ पर पास है, 37,339 पद को छोड़कर आप ये भर्ती किसी भी नीति नियम से कर लीजिए और किसी भी कट ऑफ पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप किसी के हक मारी नहीं करें। ये इसका बिल्कुल संदेश है। अंतरिम ऑर्डर है 3 जजों का, अंतरिम ऑर्डर। ठीक है, जिस आगे बढ़िए। अंतरिम ऑर्डर पर आज 72,825 लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जिनको वो याची लाभ का मामला चल रहा है, वो भी अंतरिम ऑर्डर है। अच्छा, और ये जी और हमारा भी अंतरिम ऑर्डर था सर। मैं एक ये बात बताऊं, उसके बाद डिसीजन ये आया कि सरकार ने एफिडेविट दिया कि भाई ये भर्ती बचाओ, इसको डिस्पोज करो किसी भी तरह, और जो शिक्षा मित्रों का नुकसान होगा उसकी पूर्ति करेंगे। और नुकसान की पूर्ति के लिए पर्याप्त उन्होंने ये स्टेट को ये भी कहा लिखित रूप से कि भाई हमारे पास जो पर्याप्त पद हैं उनकी संख्या भी बताई। और जो एफिडेविट दिया माननीय ऐश्वर्या भाटी जी, सोलिसिटर जनरल थी एडिशनल, उनको कहा कि भाई एडिशनल सोलिसिटर जनरल का जो जी एडिशनल सोलिसिटर जनरल माननीय जी, तब भी आपके वक्त में भी थी, 2021 में भी? जी हमारे वक्त में भी थी और आज भी मौजूद है। माननीय एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी का एफिडेविट जजमेंट के जो पार्ट है उसमें दर्ज है। और ये जजमेंट ये वो था, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर माननीय न्यायालय इस भर्ती को, वर्तमान जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 69,000 की, वो 60-65 कट ऑफ पर अगर करने की अनुमति दे तो टू डिस्पेल एनी इंप्रेशन ऑफ प्रिजुडिस, इनके जो भी शिक्षा मित्रों का साथ पक्षपात हुआ है, नुकसान एनी कोई भी परेशानी उनको हुई है, हम इनके नुकसान की पूर्ति करेंगे। और जो अगली बार हम जो चयन प्रक्रिया चलाएंगे इस बार इस भर्ती के तुरंत बाद, उसमें हम शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के लिए चयन प्रोसीजर में सम्मिलित करें। अच्छा, ठीक हो गया मामला? माननीय जज साहब ने कहा कि भाई पवन जी थोड़ा और स्पष्ट करें ताकि हमारे सभी दर्शकों को जो बहुत ज्यादा गहराई से आपकी तरह न भी जानते हो उनको भी ये प्रकरण स्पष्ट हो जाए। ये बातचीत मैं इसीलिए कर रहा हूं और आप भी संभवतः इसीलिए इस मंच पर। ये जो एफिडेविट दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया कि हम बहुत जल्दी 51,000 से ज्यादा पद हमारे पास रिक्त हैं, उसकी भर्ती लेकर आएंगे, उसमें हम शिक्षा मित्रों को जगह देंगे। किस तरीके से जगह देंगे, किस तरीके से शिक्षा मित्रों को उसमें रास्ता मिलेगा, ये क्या स्पष्ट किया गया था इस एफिडेविट में? जिसमें भर्ती का जिक्र है 51,112, वो स्टेट ने एक MA फाइल की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जब स्टे आ गया था, उसमें ये स्पष्ट है कि वर्तमान में जो शिक्षा मित्र के जो पद रिजर्व किए गए हैं माननीय न्यायालय द्वारा, वो 37,339 और हमारे पास 51,112 पद इस भर्ती के अलग है। इनका जो नुकसान होगा, जो 40-45 पे पास है, वो 37,339 नहीं, मात्र 32,529 पद। अच्छा, मात्र 32,000। तो इनका जो नुकसान हो रहा है वो 32,529 पद। अब हमारे पास इसके अलावा भी 51,112 पद और हैं। तो यदि ये भर्ती 60-65 पर हो जाती है तो इनका कोई नुकसान नहीं हो। ये है नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। आपको तत्काल एक राहत मिल रही थी पवन जी, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई इनको लो, ये 37,000 जो भी लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है आपके पहले के मानदंडों के हिसाब से ये सही है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जाती है, कहती है जी हम और पद निकालेंगे, भर्ती देंगे, इनको मौका देंगे, इनको अवसर मिलेगा, और आप लोग तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हो गए आप लोग? हम लोग तैयार नहीं हुए सर, हमको नहीं पता चला ये क्या चल रहा था मामला। ये सिर्फ स्टेट की और माननीय न्यायालय की मामला है, स्टेट और माननीय न्यायालय का। नहीं तो फिर आप लोग का रोल नहीं था इसमें? जी सर, हमारा नहीं था। ये तो जब जजमेंट आ गया तब हमको पता चला कि हमारे साथ क्या हो गया। जो अंतिम जजमेंट आया
तब हमारा पास चला कि जो स्टेट को ये अलाउ कर दिया गया कि ये भर्ती 60-65 पर जारी रहे। और जो ये जजमेंट 3 आया, जजेस की बेंच ने किया, ये 3 जजेस की बेंच ने किया, उन्होंने सरकार से एफिडेविट लिया और एक जजमेंट पास किया और उसमें ये कह दिया कि भाई अगली भर्ती में इनको कंसिडर कर लीजिएगा, और आप लोग के वकील साहब खामोश रहे, उनको कोई जानकारी नहीं मिली। नहीं, उस समय कोई जानकारी नहीं थी, ना वकील साहब ने जानकारी दी इस बात की, ना जो केस लड़ रहे थे, ना उन्होंने, सब मैदान छोड़कर भागे। अंतरिम आदेश 3 जजों का है और अंतिम आदेश जो है वो 2 जजों का है, लास्ट। अब सारे समझ गए कि अब ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हम 37,339 लोग जो है बाहर हो गए, सब बाहर हो गए, भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। सबके अंदर निराशा, कई दिन तक चूल्हे नहीं जले, कई तक डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, और ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और हम लोग खलनायक सिद्ध हुए उस भर्ती। अब हमको जबरदस्ती रोका गया, जबरदस्ती, और ये कहा गया कि भाई ये तो मुकदमेबाज लोग। अच्छा, हम लोग नहीं थे, जो लड़ने वाले थे, उनका जो कल्चर था, उनका नेचर था, वो जिम्मेदार है। लेकिन हमारी क्या गलती थी? हम तो सीधे साधे लोग, हमको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टेट कर लीजिए, हमने टेट कर लिया। आप खुली भर्ती से आए, हम खुली भर्ती में प्रवेश कर गए। आपने कहा कि भाई हम भर्ती परीक्षा लगाएंगे, हम भर्ती परीक्षा में बैठ गए। आपने कहा कि भाई हम भर्ती परीक्षा का कोई पासिंग अंक निर्धारित नहीं करे, कोई बात नहीं सर। आपने कहा कि भाई 60-65 लगा दी गई, तब हमने कहा कि ऑब्जेक्शन, ये भर्ती परीक्षा से तो हम बाहर हो गए। भाई अगर आप किसी को यही नहीं बताएंगे कि आपको 10 किलोमीटर की रेस इतने टाइम में करनी है और हमने वो कर ली, और आपने कहा कि ये तो 1 घंटे में करनी थी, हमने कर ली 1.25 घंटे में, तो आप तो बाहर हो गए। तो ये पॉलिसी बिल्कुल जो है कंफ्यूजन करने वाली है, और इस पॉलिसी के खिलाफ आफ्टर परीक्षा के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता, विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का जजमेंट है, तेज प्रकाश पाठक बनाम मंजूश्री, ये 2024 में आया सर। अब हमारी नौकरी चली गई। अब आप हमको कह रहे हैं कि साहब आप तो संविदा कर्मी हैं, आपका मानदेय बढ़ा रहे हैं। भाई ठीक है, अब ये बताओ, 2020 में हमको नौकरी मिल रही थी, 19 में आपने 21 में कहा कि हम आपको 21 में नहीं दी, आपने 22 में नहीं दी, आपने 23 में नहीं दी, आपने 24 में नहीं दी, आपने 25 में नहीं दी। हम नियमित सेवा करते रहे, अल्प मानदेय में सेवा करते रहे, विपरीत परिस्थिति में सेवा रहे, मरते रहे, इलाज के अभाव में जीते रहे, मरते रहे, यही कंटिन्यूस चलता रहा। और हमारा संघर्ष इतना, हम अपील करते रहे, हम हाथ जोड़ते रहे, हम हर आदमी से निवेदन करते रहे, हम किसी के विरोध में भी कोई ऐसा अपशब्द नहीं बोला, कभी कोई स्ट्रगल नहीं करा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी निराशा आ गई थी कि अब हमको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जब हमने जजमेंट पढ़ा कि भाई पवन जी, जजमेंट में हम तो मैं समझ सकता हूँ, ये तो मैं समझ सकता हूँ। इस विषय पे हम लोग की 1-2 बार पहले भी बात हुई है। इस निराशा को तो मैं समझ ही सकता हूँ, और इसको निराशा को हर वो आदमी समझ सकता है जिसने कभी जीवन में संघर्ष किया हो और जो क्वालिफाइड हो, जो प्रशिक्षित हो, हर वो व्यक्ति समझ सकता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतने साल बाद, ये 2021 का प्रकरण है, 2021 में सरकार ने एफिडेविट दिया, 2021 में वादा किया, और अब आप 2026 में कोर्ट गए 5 साल बाद, क्यों? पहली बात तो सर, हम कानून के जानकार नहीं है। पहली बात, हम कानून के जानकार नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। नहीं, कानून का जानकार किसको मानते हैं आप पवन जी? ये तो बड़ी डिबेटेबल बात हो गई। कानून का जानकार मानते हैं सर, कानून का जानकार नहीं। जानते हैं जो ना पवन जी सॉरी टू इंटरप्ट। कानून का जानकार होना और अपने अधिकारों के प्रति सजग होना 2 अलग अलग बातें हैं। कानून का जानकार इस देश में बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है, वो अपने राइट्स को लेकर बिल्कुल अवेयर है। अब आपको इतना तो पता होगा ही कि सरकार ने क्या कहा है। कानून आप भले न जानते हो, लेकिन सरकार का पक्ष तो जानते थे ना। हमने मीडिया के माध्यम से सुना था कि शिक्षा मित्रों के लिए एक भर्ती और आएगी, उसमें शिक्षा मित्रों को अवसर मिलेगा। उस पीरियड में हम लोग तैयारी करते रहे, भाई कभी किस दिन भर्ती आ जाएगी, हम लोग हमको नहीं पता था हम वो जजमेंट क्या हमको पता ही नहीं है। जिसको पता होगा, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम स्टेट के कार्मिक है ना,
स्टेट के कार्मिक हैं, स्टेट के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो इनको कैसे न्याय दे। जब आप एफिडेविट दे रहे हैं कि टू डिस्पेल एनी इंप्रेशन ऑफ प्रिजुडिस, इसका सीधा अर्थ है कि यदि शिक्षा मित्रों के दिमाग में या कोई अवधारणा ऐसी है, कोई इंप्रेशन है, इसको हम मिटाएंगे ठीक जिससे है इनका पवन जी, नुकसान हो। समझ गया मैं आपको। आप ये कह रहे हैं कि आपको भरोसा था स्टेट पर कि भर्ती आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 5 साल लग गए आपको ये समझने में कि मुझे वापस कोर्ट जाना चाहिए, या हम लोगों को कोर्ट जाके पूछना चाहिए कि भाई वो जो भर्ती का वादा करके गए हैं वो तो अभी तक आई नहीं और हमारी उम्र खत्म होती जा रही है। हमको भर्ती का वायदा नहीं करा, हमको भर्ती करने का वायदा करा सर। सहायक अध्यापक को भर्ती करने का वायदा, भर्ती में नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, उसमें हमको भर्ती करने, जब हमारा नुकसान कहाँ पे हुआ, आप हमारे नुकसान की पूर्ति कहाँ पे करेंगे, सहायक अध्यापक पे ना। तो आपने हमारे सहायक अध्यापक की नौकरी से रोक दिया उस पीरियड, कंप्रोमाइज। तो फिर हम सहायक अध्यापक पर भर्ती हो रहे थे 2019 में, आपने उसको रोक दिया और कहा हम नेक्स्ट बार अगली बार भर्ती करेंगे आपका। तो अब भर्ती आए ना आए, आपको तो हमको सहायक अध्यापक में भर्ती करना है। भर्ती आए ना आए ये इशू है नहीं हमारा, आपको हमको सहायक अध्यापक को अपॉइंटेड करना है। ये स्टेट को हमको वो जो इंप्रेशन है उसको डिस्पेल करना है। कौन सा इंप्रेशन? प्रिजुडिस, पक्षपात का। तो उसके बाद तो कोई भर्ती आई ही नहीं पवन जी, उसके बाद तो भर्ती आई ही नहीं कोई। आएगी तब ठीक, और नहीं आएगी भर्ती इशू नहीं है। आप किन पद, हमको सहायक अध्यापक पदों पर कंसीडर करिए। आपके पास अगर रिक्त पद हैं तो हमको सहायक अध्यापक पर कंसीडर करिए। ये स्टेट की, स्टेट को मैं और सभी लोग यही जानना चाहते हैं पवन जी कि जो आपका हक था उसको लेने में आपने 5 साल का विलंब क्यों किया? जो आप कह रहे हैं कि आपका हक था, जो आप कह रहे हैं कि न्याय था, जो आप कह रहे हैं कि एक समझौता था, उसको पाने में, उसको अपने पक्ष में करने में और सहायक अध्यापक बनने की प्रक्रिया में आपने 5 साल क्यों लगाए? सवाल ये है सर, सवाल यही है ना कि हमने वो जजमेंट जब आया, जो लड़ने वाले लोग थे वो जजमेंट को छोड़कर भाग गए। हम मीडिया के हम लोग उसमें जो कानून का जो दांव पेच है वो हम नहीं जानते थे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या, हम लोग तो नहीं जानते। हम तो ये था कि भाई हम 40-45 की हार गए बस। चलिए ठीक है, अब आप जब गए हैं तो क्या हुआ है जरा संक्षेप में बता दें। सर, हम लोग गए हैं अपील करने। ये स्टेट की अवमानना का केस है। मैं इससे और पहले बता दूं कि 16 जनवरी को एक जजमेंट और आया 3 जजों का, जिसकी वजह से 69,000 भर्ती चालू की गई। ये जजमेंट ये है सर, वो जो आज अनुदेशक जीत गए, अनुदेशक पैब की जो पैब की मानदेय तय किया था स्टेट ने पैब की मीटिंग में, तो वो एक हमारे लिए भी पैरा टीचर का था पैब का मामला, 38,878 रुपए। जब हम सहायक अध्यापक थे तो वो जो पैरा टीचर थे स्टेट यूपी के, उनके लिए हमको भी 38,878 रुपए मिला था। हमारे लिए भी केंद्र ने निर्धारित किया था, वो राज्य को देती थी। हमारे कुछ साथी हाईकोर्ट चले गए जब हमारा समायोजन रद्द होया शिव पूजन सिंह के नाम से, और वो डायरेक्शन आ गया स्टेट को कि भाई ये पैरा टीचर हैं, इनको 38,838 रुपए दो, 78 रुपए दो। वो डायरेक्शन निर्देशन राज्य ने नहीं माना। भोला प्रसाद शुक्ला हमारे शिक्षा मित्र साथी थे, वो जब समायोजन हो गया हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि भाई अगर हमारा समायोजन रद्द हो गया तो हमको आप जो पैरा टीचर मानते हुए हमको जो पैब केंद्र सरकार दे रही है 38,878 रुपए, वो हमको वेतन दे दिया जाए, मानदेय। जो जजमेंट माननीय न्यायालय ने आनंद कुमार यादव जज साहब ने दिया था, जज साहब ने उसको और इंप्रूवमेंट कर दिया कि भाई ठीक है, हम ये पैब की रिपोर्ट नहीं मान रहे, ये हम खारिज कर रहे हैं, बट जो लोग टेट पास कर लेंगे, सहायक अध्यापक की महत्वाकांक्षा रखते हैं, योग्यता पूरी करते हैं, स्टेट उनको 6 सप्ताह के अंदर उनके लिए पद को नोटिफाइड करें। उनके पास कितने पद, यह है स्पष्ट मामला।
और 6 महीने के अंदर उन दोनों चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करें। तो 16 जनवरी 2020 अब स्टेट की क्या जिम्मेदारी थी? आपके पास कितने रिक्त पद हैं ये देखना था। उसमें यह है कि 69,000 भर्ती में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि शिक्षा मित्रों को आनंद कुमार यादव जजमेंट का कितना लाभ मिला। हमको ये स्पष्ट नहीं है इनकी भर्ती हुई भी है या नहीं हुई। माननीय न्यायालय कह रहे अपने जजमेंट में। अब क्या करना है स्टेट को? हम स्टेट को ये आदेश देते हैं, मतलब न्याय जब होगा इनके साथ, भोला प्रसाद शुक्ला जजमेंट करा, इनके साथ न्याय जब होगा जब स्टेट 6 सप्ताह के अंदर इनके लिए पदों को निर्धारित करेगी। आपके पास कितने पद हैं सहायक अध्यापक के, फिर जो टेट पास हो गए हैं उनको सहायक चयन प्रक्रिया चलाएगी और इनको सम्मिलित करेगी। 6 सप्ताह के अंदर ये चयन प्रक्रिया संपन्न करनी। 16 जनवरी 2020 का जजमेंट, दोनों जजमेंट आ गए। उसके बाद 18 नवंबर को ये भी यही आया रामशरण मौर्य। तो अब हमको उम्मीद थी कि भाई 2 जजमेंट आ गए, स्टेट तो हमको कंसिडर करेगी कोई ना कोई। जब 2 भर्ती में हमारे साथ इतना अन्याय हुआ तो अब तो स्टेट ये सोच लेगी भाई जो उनकी पॉलिसी थी, उनकी वर्चस्व की लड़ाई थी, उनकी स्टेटस की लड़ाई थी स्टेट की, अब उनकी पूर्ति हो गई। अब हम जो है आश्रित हो गए स्टेट पर कि जो भी चलेगा। लेकिन अब कब तक चलेगा? अब आप हमको यही एक बार भी स्टेट ने हमको ये नहीं बताया कि भाई ये जो शिक्षा मित्र हैं हम उनको सहायक अध्यापक बनाने के लिए कोई नीति निर्धारित करेंगे। हमने ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिया, मैंने राष्ट्रपति महोदय को ये लिखा, मैंने अपर सचिव को आरटीआई मांगी, मैंने सारे प्रत्यावेदन दिया। ये मैं करता रहा जब मुझे जजमेंट समझ में आया। पहले मुझे जजमेंट समझ में आया, फिर मैंने जजमेंट की परामर्श हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से ली। एडवोकेट ने कहा कि आप रिट से नहीं आ सकते क्योंकि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं सुनता, तो आप हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट हम लोग इसलिए नहीं गए कि हमको ये लगता था, स्टेट का भाव ऐसा था कि भाई अगर हम स्टेट के खिलाफ बोल जाएंगे, स्टेट के खिलाफ कुछ ऐसा कर देंगे तो स्टेट पता नहीं हमारा क्या नुकसान कर देगी। एक डर बैठा दिया, बहुत ज्यादा डर। हर मिनट में डरना, हर मिनट में डरना, मतलब इतना दहशत बनाया कि भाई तुम कुछ भी हो लेकिन मूर्ख हो। हम नहीं मानते इस बात। तुम कितने भी वेल क्वालिफाइड हो, 1 बार टेट किया, 2 बार टेट किया, 10 बार भी किया, हम नहीं मानते, हम सुनते भी नहीं आपको। तो ये सब जो संघर्ष काल था इसका निकल कर आए हैं। अभी हम लोग 4 नवंबर में जब हमने कहा, फिर हमने एक एमए फाइल की, एडवोकेट साहब ने बताया कि भाई आप ये मामला कंटेम्प्ट का बनता है सर। ये जब हुआ रजिस्ट्री में, डिस्कशन हुआ रजिस्ट्री में, तो उसने कहा ये तो कंटेम्प्ट का मामला है, आप कंटेम्प्ट डालिए। हमारे एडवोकेट ने कहा सर कि हम स्टेट से अभी टकराव नहीं चाहते। हम ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी टकराव नहीं चाहते, बहुत महत्वपूर्ण बात जी। हम स्टेट से अभी टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ स्टेट को ये डायरेक्शन चाहते हैं कि ये इनको सहायक अध्यापक को कैसे कंसीडर करेंगे, इनके पदों को कैसे नोटिफाइड करेंगे और इनके लिए क्या पॉलिसी, ये स्टेट सुप्रीम कोर्ट में बताए। अगर करेंगी या नहीं करेंगी तो फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। ये मामला हमारे तो क्या हुआ पिछली सुनवाई में? क्या हुआ सुनवाई में? क्या हुआ पिछली सुनवाई? हम सर, हमारे एडवोकेट साहब को परेशानी थी, हमने एडजॉर्न लिया, कोई सुनवाई उस दिन नहीं हुई। हाँ। अगली सुनवाई कब है? हमने 20 मार्च को सुनवाई है सर। और किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को नोटिस हो गया है? पहले तो 72,000 रुपए, 72,825 में स्टेट कल एफिडेविट जमा करेगी माननीय भाटी जी, और अपर सचिव, मुख्य सचिव वो डेटा देंगे कि भाई आपके पास कितने विज्ञापन हैं। पहले हम उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर 69,000 में डेटा देंगी, फिर हम ये देखते हैं कि स्टेट उनके लिए क्या पॉलिसी लाती है और हमारे लिए क्या लाती है। उसके बाद हमारा अगला कदम होगा। हम 2 भर्ती की वेट की वजह से ये हमने अपनी डेट आगे बढ़ाई सर। ओके, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ठीक है। इसके पीछे आपकी हम स्टेट से आज भी टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमने 20 से 20 सेवा दी, हम वेल क्वालिफाइड हैं, हम आरटीआई का मानक पूरा करते हैं, हम एनसीटी का मानक पूरा करते हैं, सहायक अध्यापक के पद पर नियमित कार्यरत हैं, अल्प मानदेय में कार्य करते। तो अब हम मानदेय कर्मी उनके लिए हो सकता है जो निर्धारित योग्यता नहीं रखते, हम तो निर्धारित योग्य रखते हैं। तो इसलिए हमको सहायक अध्यापक ही हमारा पद है और हमको इस पे कंसीडर करना चाहिए। हमारी सारे शिक्षा मित्र आपके साथ हैं इस मामले में प्रशिक्षित, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि
बहुत से लोग मानदेय बढ़ोतरी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और वो सरकार और मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए उत्सुक हैं। उस बीच में आप कोर्ट गए हैं तो आपको समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग कोर्ट पहले ही चले गए थे सर। 4 नवंबर को हमने ये फाइल कर दी थी, मानदेय बढ़ाने से पहले ही चले गए थे। तो जो मानदेय बढ़ा उसके लिए तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे ही रहे हैं। भाई हम लोग जीने के लिए हमको एक बूंद मिल गई तो अब हम जी सकते हैं। वो जो हम क्या नाम आईसीयू में भर्ती थे तो अब हमको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, जनरल वार्ड में आ गए हम सर। तो सही है आईसीयू में पवन थे। जी, आपकी ये उपमा ठीक है। आज आपने इस तो बातचीत में अब अपनी सारी बात स्पष्ट कर दी। आप मुझे एक बात और जानकारी दे दीजिए पवन जी कि कितने पिटिशनर्स हैं इस वक्त जो आपने एमए दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में? पिटिशनर सर लगभग 300 लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रदेश में मेरा ख्याल है कि 50,000 से ज्यादा प्रशिक्षित शिक्षा मित्र हैं। टेट पास लगभग 40 और मुझे मेरा जो आइडिया है वो तो जो स्टेट को पता होगा कितने हैं, लेकिन मेरा जो आइडिया है 40-50 हजार लगभग है। और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कुछ एग्जिट आंकड़ा मेरे पास नहीं है। इस बात की लेकिन आपको जानकारी है, चलिए, इस बात की आपको जानकारी है कि सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि हम कोई शिक्षक भर्ती लाने नहीं जा रहे? ये विधानसभा में कहा सर, आपको जानकारी है? विधानसभा में कहा है, लेकिन वो मुझे लगा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं हो सकता। ये भी ऑप्शन है। वो ठीक शिक्षक है। भर्ती सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हो सकती है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए राज्य सरकार को कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि वो पहले ही एफिडेविट दे चुकी हैं। वो सहायक अध्यापक शायद मुझे लगता है कि स्टेट ने शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व रखे। चलिए, आपकी आशाएं हैं पवन जी और आप उत्साहित हैं। इस आशा और उत्साह को संबल मिले, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा आपको और आपके साथियों को। आपने एक मजबूत पहल की है और इस पर मेरी निगाह रहेगी। हम समय समय पर बात आपसे करते रहेंगे और जो भी जरूरी जानकारियां हैं वो आपसे प्राप्त करते रहेंगे और आपके समस्त साथियों और जो लोग भी इस मामले में इंटरेस्टेड हैं उन सब तक पहुंचाते रहेंगे पवन जी। थैंक यू सो मच।